पार्ट फर्स्ट EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स थर्ड यूनिट देख रहे थे। इसमें हम तीनों नियम पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। प्रोडक्शन फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो तीन अवस्थाएं अपन ने उत्पत्ति ह्रास नियम में देखी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि तीनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था हमारी श्रेष्ठ मानी जाए। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था। तीनों अवस्थाओं में से पहली अवस्था में कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बढ़ने के कारण एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन नहीं रोकना चाहेगा। दूसरी कंडीशन में जो है, हम दूसरी अवस्था ने लिखे, तीसरी अवस्था को पहले देखेंगे हम कि आर्थिक मूर्खता की अवस्था कहा जा सकता है इसको। तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने के कारण एक उत्पादक अतिरिक्त साधनों को नियोजित नहीं करेगा। अब बची कौन सी अवस्था हमारे पास में? दूसरी अवस्था, जिसको हम कहते हैं आर्थिक उत्पादन की अवस्था, यानी सबसे श्रेष्ठ अवस्था हम उसको कह सकते हैं। तो द्वितीय अवस्था में एक विवेकशील उत्पादक जिसका उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना होता है, उत्पत्ति के साधनों का श्रेष्ठतम या अनुकूलतम प्रयोग करके उत्पादन करना चाहेगा। उत्पत्ति ह्रास नियम की इन अवस्थाओं को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उसमें तीनों अवस्थाएं हम दर्शाएंगे। सामने आप देखिए कि इसमें तीनों अवस्थाएं हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इसमें ओ एक्स एक्सिस पे हमने ओ वाई एक्सिस पे हमने उत्पादित इकाइयां मात्रा ली है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने श्रम और पूंजी की इकाइयां ली है। बिंदु F के पहले तक कुल उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है क्योंकि सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है। यह हमने सारणी में देखा ही था। O से F तक कुल उत्पादन रेखा OX अक्ष के प्रति उन्नतोदर कॉन्वेक्स है। इस बिंदु के बाद से कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है और इस बिंदु की बाद से कुल उत्पादन रेखा OX अक्ष के प्रति कॉनकेव हो जाती है। उत्पादक OM से कम और ON से अधिक श्रमिकों को नहीं लगाएगा, इसलिए बिंदु M और N दो सीमा की स्थितियों को बताता है। बिंदु A पर MP अधिकतम हो जाता है, इसके बाद में घटने लगता है, इसलिए इसे सीमांत उत्पादन का अधिकतम बिंदु भी कहते हैं। बिंदु B के बाद से औसत उत्पादन घटने लगता है, इसलिए इसे घटते हुए औसत उत्पादन का बिंदु कहते हैं। और बिंदु C के बाद से ही उत्पादन घटने लगता है, इसलिए इसे घटते हुए कुल उत्पादन का बिंदु कहते हैं। तो बिंदु F को मोड़ या झुकाव का बिंदु भी कहते हैं। इसके पहले तक टीपी बढ़ती दर से और इसके बाद टीपी घटती दर से बढ़ता है। उत्पत्ति ह्रास नियम और लागत, इसको भी हम समझ सकते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत की दृष्टि से देखा जाए तो इसे हम परिवर्तनशील लागत का नियम या लागत वृद्धि नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम और लागत में जो संबंध पाया जाता है उसमें भी हम सीमांत लागत और औसत लागत के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर समझने से पहले हम ये देख ले कि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए प्रारंभ में जब परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो अनुपात से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है हमें, और ऐसी स्थिति में सीमांत लागत
और औसत लागत दोनों क्या होते हैं, घटते हुए होते हैं। यदि परिवर्तनशील साधन की और अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तो पहले सीमांत लागत एक बिंदु पर न्यूनतम होकर बढ़ने लगता है और इसके बाद औसत लागत एक बिंदु पर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ने लगता है। जो सीमांत उत्पादन है जो सीमांत लागत है वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से गुजरता है। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सीमांत लागत औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से गुजरेगा, जो कि आप यहां देखिए के बिंदु जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर न्यूनतम है AC। प्रारंभ में सीमांत लागत और औसत लागत घटते हुए हैं, दोनों देखिए आपकी नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ आपका। के बिंदु पर औसत लागत न्यूनतम हो जाता है और इसके बाद वो बढ़ता है, और के बिंदु के बाद औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बढ़ने लगते हैं और इस बिंदु के बाद से लागत वृद्धि नियम लागू हो जाता है। अब ये जो नियम लागू होते हैं इसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है उत्पत्ति ह्रास नियम जो है उसमें कि उत्पत्ति के साधनों के मिलने के अनुपात में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन किया जा सकता है। इस नियम में एक साधन को स्थिर मानकर अन्य साधनों को परिवर्तनशील माना गया है, या अन्य साधन स्थिर हो और एक साधन परिवर्तनशील हो। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयों में एक रूपता होनी चाहिए। यह नियम तभी लागू होगा जब परिवर्तनशील साधन की पर्याप्त मात्रा का उपयोग हो चुका हो। इसके अंतर्गत संगठन, साहस, उत्पादन के तरीकों और प्रौद्योगिकी इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अन्यथा उत्पत्ति ह्रास प्रवृत्ति भविष्य के लिए स्थगित हो जाती है। इस नियम का संबंध वस्तुओं की भौतिक मात्रा से होता है, ना कि वस्तुओं के मूल्य से। लागत की दृष्टि से देखें तो लागत वृद्धि नियम तब लागू होगा जब परिवर्तनशील साधनों या साधन की कीमत और उत्पादित वस्तुओं की कीमत दी हुई हो। उत्पत्ति के साधन सीमित और दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण या दशाएं, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों क्रियाशील होता है और इसकी क्या दशाएं हैं। तो पहला है एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। यदि अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए और एक साधन को बढ़ाया जाए तो परिवर्तनशील साधन को स्थिर साधनों की कम मात्रा के साथ कार्य करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में श्रम की उत्पादकता शक्ति कम हो जाएगी और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। दूसरा है साधनों की अविभाज्यता। उत्पत्ति के अधिकांश साधन क्या बताए गए हैं, अविभाज्य, जिनको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये अविभाज्य साधन अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति तक तो उत्पादकता को बढ़ाते हैं, लेकिन जब अनुकूलतम बिंदु प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद भी साधनों का निरंतर उपयोग यदि किया जाता है तब साधन की उत्पादकता घटने लगती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। तीसरा, उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न होना। उत्पत्ति के साधनों को पूर्ण स्थानापन्न श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर केवल एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उनके अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधन परस्पर अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, जिसके कारण सीमित साधन की कमी को किसी अन्य साधन से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि साधनों की स्थानापन्नता की लोच अनंत नहीं होती, जिसके कारण असमान प्रतिफल उत्पन्न होता है। साधनों की सीमितता। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति समान रूप से सीमित या बेलोचदार होती है। यदि किसी उत्पत्ति के साधन की पूर्ति को अधिक नहीं बढ़ाया जाता है तो उत्पादक को उस साधन की सीमित मात्रा से ही कार्य चलाना पड़ता है और उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। अनुकूलतम आकार के बाद
जाने पर अल्पकाल में यदि कोई फर्म अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन करती है तो ये नियम लागू होने लग जाता है। अल्पकाल में फर्म का औसत लागत वक्र यू आकार का होता है और उसका न्यूनतम बिंदु न्यूनतम लागत का सूचक होता है। यदि कोई फर्म इस बिंदु के दाहिनी तरफ उत्पादन करती है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ने लगती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये नियम केवल कृषि पर ही लागू नहीं होता बल्कि खनन, मछली पालन, उद्योग और मकान निर्माण आदि सभी उत्पादन क्षेत्रों पर लागू होता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार भी इसके बताया जाता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये बताता है कि जनसंख्या खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, तो खाद्यान्नों के धीमी गति से बढ़ने का कारण खाद्यान्नों के उत्पादन पर उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना बताया जाता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधार भी इसे ही बताया गया है। गहन खेती में जब भूमि के एक दिए हुए टुकड़े पर हम श्रम और पूंजी की बहुत ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो पहले की इकाइयों की अपेक्षा बाद की इकाइयों की उत्पत्ति क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। इसी प्रकार से जब विस्तृत खेती में जो बचत श्रेष्ठ भूमियों को निम्न कोटि की भूमियों के ऊपर प्राप्त होती है उसे रिकार्डो का लगान कहा जाता है। लेकिन निम्न कोटि की भूमियों को जोत में लगाने का कारण इस नियम की क्रियाशीलता है। जनसंख्या का प्रवास, हम जानते हैं कि कई कारण ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान और एक देश से दूसरे देश आता जाता रहता है। इसे जनसंख्या का प्रवास कहते हैं। इस कारण से भी ये नियम महत्वपूर्ण है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है और दूसरी ओर कृषि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है तो जनसंख्या के प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए इस नियम की क्रियाशीलता के कारण परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती हुई होती है। लोगों के जीवन स्तर का माप, किसी भी देश या क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर इस नियम द्वारा प्रभावित होता है। किसी देश में यदि जनसंख्या अन्य साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर नीचे आता है। और इसके विपरीत यदि पूंजी और प्रौद्योगिकी जनसंख्या की अपेक्षा तेज गति से बढ़ते हैं तो भी ये नियम लागू होगा और जीवन स्तर ऊंचा होगा। आविष्कार और खोजों के लिए प्रोत्साहन, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित करने के लिए बहुत से अनुसंधान, खोज और आविष्कार करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज भी मनुष्य नई खोजों के लिए प्रयत्नशील है ताकि स्थगित करने की प्रवृत्ति को लंबे समय तक चालू रखा जा सके। उत्पत्ति के प्रतिस्थापन सिद्धांत का आधार, उत्पत्ति ह्रास नियम से उत्पत्ति के प्रतिस्थापन सिद्धांत को भी प्रेरणा मिलती है। इसका यह कारण बताया गया है कि प्रत्येक उत्पादक उत्पत्ति के साधनों की सीमांत उत्पत्ति घटने के कारण ही ऐसे बिंदु पर उनका संयोग बैठाता है जहां सभी साधनों की सीमांत उत्पत्ति और मूल्य का अनुपात बराबर हो। नेक्स्ट टॉपिक है नियम की क्रियाशीलता का स्थगन। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को क्या स्थगित किया जा सकता है? इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि इस नियम की क्रियाशीलता को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग, वैज्ञानिक तकनीकी सुधार, कृषि कला में सुधार, यातायात और संदेश वाहन के साधनों में विकास, उन्नत बीज, अच्छी खाद, इनसे भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है। उद्योग में भी नए आविष्कारों के प्रयोग और उत्पादन की नई विधियों की खोज को
स्थगित किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियान्वयन को टाला जा सकता है। कुछ समय के लिए हम इसको स्थगित रख सकते हैं, लेकिन उसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता।